बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टू लिव। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब ख़ान और आज की इस नशिस्त के अंदर हम बात करेंगे एस्से के मुतल्लिक कि एस्से के पेपर के अंदर एग्ज़ामिनर बुनियादी तौर पर हमसे क्या डिमांड कर रहा होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एस्से फॉर सीएसएस एंड पीएमएस, इसमें सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एस्से का एग्ज़ामिनर जो है वो हमसे क्या डिमांड करना चाह रहा है, उसे स्टूडेंट्स से क्या रिक्वायर्ड है और उन रिक्वायरमेंट्स को समझना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम उन रिक्वायरमेंट्स को समझ जाएंगे तब एक एक करके हर लेक्चर के अंदर एस्से के मुतल्लिक मुख्तलिफ लेक्चर्स जो हैं वो होंगे। तो उन लेक्चर्स के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो एग्ज़ामिनर है उसकी जो है वो डिमांड क्या है। इस चीज़ के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने एस्से का सिलेबस दिया हुआ है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये स्क्रीन पर सबसे पहले आपको देखने में आ रहा होगा कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का 2016 का जो रिवाइज्ड सिलेबस है वो आप सबके सामने है। अब हम पेज नंबर 7 की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि जो सीएसएस का सिलेबस है एस्से का वो हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है। तो देखते हैं जी। कैंडिडेट्स विल बी required to write one or more essay in English. A wide choice of topics will be given. Candidates are expected to reflect comprehensive and research based knowledge on a selected topic. Candidates' articulation, expression, and technical treatment of the style of English essay writing will be examined. तो सबसे पहले तो वो बात करता है कि डिफरेंट टॉपिक्स दिए जाएंगे जिनमें एक या एक से ज़्यादा टॉपिक्स पर ऐसे जो है वो लिखने के लिए कहा जाएगा स्टूडेंट्स को। तो अभी तक 1971 से ऑनवर्ड 2021 तक जो हमारे पास पेपर्स अवेलेबल हैं उनमें तो ऐसा नहीं हुआ कि एक से ज़्यादा टॉपिक्स पर आपको कहा गया हो कि आप ऐसे को जो है वो लिखें। एक ही टॉपिक पर कहा जाता है कि ऐसे को लिखें और तकरीबन जो है वो 10 टॉपिक्स जो हैं वो आते हैं, उनमें से एक टॉपिक पर आपने ऐसे लिखना होता है। तो वो ऐसे जो है वो एग्ज़ामिनर डिमांड करता है कि 2500 से 3500 वर्ड्स का होना चाहिए है। तो आपको फिर भी इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि एक से ज़्यादा टॉपिक्स पर भी आपको कहा जा सकता है कि आप ऐसे को लिखें, क्योंकि सिलेबस में इसी किस्म की गाइडलाइंस जो हैं वो दी गई हैं। मगर अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि एक से ज़्यादा टॉपिक्स पर हमें कहा गया हो कि आप जो है वो ऐसे को लिखें। फिर इसके बाद एग्जामिनर जो है वो डिमांड करता है कि कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कम्प्रीहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज। कि जो कैंडिडेट्स हैं जो ऐसे को लिख रहे हैं उनसे ये रिक्वायर किया जाता है, उनसे ये डिमांड किया जाता है कि आप जिस भी टॉपिक को सिलेक्ट करके ऐसे को लिख रहे हैं उसके मुतल्लिक आपके पास जो है वो एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो होनी चाहिए, कम्प्रीहेंसिव और रिसर्च बेस्ड जो है वो नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट। तो क्लैरिटी ऑफ अबाउट द टॉपिक, आपका एक्सप्रेशन और टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश एसे राइटिंग विल बी एग्जामिन। तो इन चीज़ों पर जो है वो आपके पेपर को जो है वो एग्जामिन किया जाएगा। तो अब ये चीज़ें जो बताई गई हैं कि कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ एसे इंग्लिश एसे, तो इसको मज़ीद एक्सप्लेन करके जो है वो एग्जामिनर जो है वो इंग्लिश एसे के पेपर में आपसे पूछता होता है। और इंग्लिश एसे का जो भी पेपर आपके सामने आता है उसके ऊपर जो है जो गाइडलाइंस दी हुई होती हैं बच्चों के लिए, तो उसमें इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन जो है वो
मौजूद है। तो हम देखते हैं जी कि बुनियादी तौर पर वो क्या जो है वो गाइडलाइंस हैं। तो ये हमारे पास CSS 2021 का एसए का पेपर मौजूद है। और इसमें जो है वो नोट के अंदर आप देखेंगे, ये नोट के अंदर आप देखेंगे कि एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहा है। तो सबसे पहले तो वो कहता है कि मेक एन आउटलाइन एंड राइट अ कम्प्रीहेंसिव एसे। सबसे पहले आप एक आउटलाइन बनाएंगे और एक कम्प्रीहेंसिव ऐसे जो 2500 से 3000 वर्ड्स का जो है तकरीबन ऐसे होगा, ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। किसी एक टॉपिक पर आप लिखेंगे जो नीचे 10 टॉपिक्स जो हैं वो गिवन है। और फिर आगे कहते हैं मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज। वो कहते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज यानी कि डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग के अंदर आप चीज़ों को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोजिशन, आर्ग्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन। तो ये 4 फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज जो हैं वो उसने बयान किए हैं कि आप इसके अंदर जो है वो अपनी राइटिंग को जो है लिखेंगे। इसके बाद वो कहते हैं कि क्रेडिट विल बी गिवन, यानी कि मार्क्स उस कैंडिडेट को दिए जाएंगे जो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। मार्क्स दिए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस एंड क्लैरिटी। कि मार्क्स आपको अवॉर्ड किए जाएंगे किस चीज़ पर, किस चीज़ को एग्जामिन करके, ऑर्गेनाइजेशन को कि आपका ऐसे जो है वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है, रेलिवेंस कि आपने कितना रेलिवेंट डेटा जो है वो उसके अंदर लिखा है, एंड क्लैरिटी और आपकी जो अप्रोच है, आपका जो क्रिटिकल एनालिसिस है, आप जो सोचते हैं उस गिवन टॉपिक के मुतालिक, उसमें आपकी थॉट्स के अंदर कितनी क्लैरिटी है। तो ये जो है वो चीज़ें इंग्लिश एस्से, हर इंग्लिश एस्से के ऊपर जो है वो गिवन होती हैं कि आपने जो है वो आउटलाइन बनानी है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग में लिखना है, और आपको मार्क्स दिए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के, रेलिवेंस के एंड क्लैरिटी के। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर जो है वो डिमांड करते हैं। और अब हम आगे चल कर देखेंगे कि बुनियादी तौर पर जो है ये डिफरेंट डिस्कोर्सेज जो राइटिंग के होते हैं उनका जो इसमें बयान किए गए हैं कि एक्सपोजिशन होना चाहिए, आर्गुमेंटेशन होना चाहिए है, नरेशन होना चाहिए है, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए है। तो ये डिस्कोर्सेज बुनियादी तौर पर हैं क्या, और ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है। और इसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ होती है, रेलिवेंस क्या चीज़ होती है, और क्लैरिटी जो है वो क्या चीज़ होती है। तो हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो इंग्लिश एस्से के टॉपिक्स पर थोड़ी सी बात करते हैं कि इंग्लिश एस्से के जो गिवन टॉपिक्स होते हैं वो बुनियादी तौर पर कितने किस्म के होते हैं, और कितने जो है वो फील्ड्स में आपने जो है वो रिसर्च करके जो है वो डेटा निकालना है और उसके ऊपर एस्सेज जो हैं वो लिखने हैं। तो ये हम देख लेते हैं जी कि जो पास्ट पेपर्स हैं, मैंने ऑनवर्ड 1971 से ऑनवर्ड जो है वो पेपर्स का एनालिसिस किया है। तो ज़्यादातर जो है वो आप देखेंगे कि टॉपिक्स जो है वो इन्हीं फील्ड से जो है वो आए हुए होते हैं इंग्लिश एस्से के अंदर। चाहे आप कहीं से भी जो है वो इंग्लिश एस्से का जो है वो पेपर उठा लें, चाहे 2000 से ऑनवर्ड उठा लें या जैसे भी 2016 से ऑनवर्ड उठा लें, तो आपको इन टॉपिक्स के अंदर जो है से एसेज जो हैं वो लाजमी मिलेंगे। तो सबसे पहले है इकॉनमी के ऊपर आपको एसेज मिलेंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी के मुतालिक, वर्ल्ड की इकॉनमी के मुतालिक, फिर एजुकेशन के ऊपर, फिर एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, फिर डेमोक्रेसी के ऊपर, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, मीडिया के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, वुमेन के ऊपर। और फिर इसके बाद जो है वो चंद एक प्रोवर्बियल टाइप ऑफ एसेज भी होते हैं जो कि किसी ख़ास टॉपिक के मुतालिक तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है वो प्रोवर्ब्स दी हुई होती हैं जिनके ऊपर जो है वो आपने ऐसे जो है वो लिखना होता है। तो हम इन पास्ट पेपर्स के
एसेस को मैंने अपने पर्सनल फॉर्मेट्स के अंदर भी रखा हुआ है, बना कर के 1971 से ऑनवर्ड जो है वो इकोनॉमी के ऊपर किस किस्म के एसेस जो हैं वो आए थे, और किन किन जो है वो एंगल से इकोनॉमी के मुतालिक जो है वो एसेस को पूछा गया है। इसी तरीके से एजुकेशन के ऊपर, इसी तरीके से एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, इसी तरीके से डेमोक्रेसी के ऊपर। तो जब भी आप एसए की तैयारी को स्टार्ट करेंगे तो ये जो फॉर्मेट्स हैं, यानी कि पास्ट पेपर्स से जो चीज़ें हमने देखी हुई हैं कि इंग्लिश एसए जो है वो इकोनॉमी के मुतालिक जब पूछा जाता है तो इकोनॉमी के अंदर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं। तो ये आपको एक ओवरव्यू दे देता है कि आपने किन एंगल्स में जो है वो इकोनॉमी को जो है वो तैयार करना है। तो हम देखते हैं उन फॉर्मेट्स को भी कि वो फॉर्मेट्स जो हैं वो किस किस्म के बने हुए हैं। तो सबसे पहले जो है वो इकोनॉमी के ऊपर आता है, तो 1972 से जो है वो पहला इकोनॉमी के ऊपर एसे आया था, और उसके अंदर कम्पिटिटिव रिजल्ट्स ऑफ लैंड इकोनॉमी। इसके बाद 1977 में आया कि इन्फ्लेशन, इट्स कॉजेज एंड क्योर्स। इन 1982 में आया सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान। 1984 के अंदर आया पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 7 years। 1986 के अंदर फॉरेन एड, इज इट अ ब्लेसिंग और अ कर्स। 1989 के अंदर आया योर रेसिपी फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से 1986 के अंदर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स एग्रेरियन रिफॉर्म्स एंड लैंड रिफॉर्म्स, हैव दे बीन लॉन्च्ड इन पाकिस्तान, इफ सो टू व्हाट इफेक्ट। तो इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि इकोनॉमी के एसेस जो है वो 2016 तक जो है वो आए हुए हैं, और ये जो फॉर्मेट्स मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ये 2017 तक जो है वो अपडेटेड है। तो मैं अगले 4 years के जो हैं वो पेपर्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं करता। जैसे अब 2022 के पेपर्स होंगे तो 2018 या 2017 का पेपर जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, और बाकी जो पेपर्स हैं वो प्रैक्टिस के लिए जो है वो मैं स्टूडेंट्स के पास जो है वो छोड़ देता होता हूँ। इसी तरीके से आप देखेंगे कि एजुकेशन के ऊपर जो जितने भी एसेज आए हुए हैं वो 1971 से ऑनवर्ड, और वुमेन के ऊपर आए हुए हैं। आप देख रहे हैं जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर, एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर। तो ये एसेज जो हैं मीडिया के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन, फ्रीडम, प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। इसी तरीके से आगे जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रोवर्बियल टाइप ऑफ एसेज जो हैं इनको भी हम देखते होते हैं कि ये भी आते होते हैं, और ये हम मैं आपके सामने जो है अब देखें 2014 के अंदर जैसे क्या आया था कि कैन मीनिंग बी फिक्स्ड। इसी तरीके से जो है 2013 के अंदर आया लेट मी टेक केयर ऑफ टुडे टुमारो शैल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। इसी तरीके से 2012 के अंदर जो है ब्रेन्स लाइक हार्ट्स गो वेयर दे आर एप्रिशिएटेड। तो इसी तरीके से आप देखते हैं कि ये ऐसे जो प्रोवर्बियल टाइप ऑफ एसेज हैं ये आते होते हैं, तो इनकी भी प्रैक्टिस जो है वो आपने करनी है। और अगर आप में से किसी को ये ऐसे के फॉर्मेट्स जो हैं वो मेरे बनाए हुए चाहिए हों तो कमेंट्स के अंदर आप लिखें और मैं आपको ये सेंड कर दूँगा। तो हम अभी वापस जो है वो आते हैं कि इंग्लिश एसे के टॉपिक्स को हमने देख लिया कि टॉपिक्स इंग्लिश एसे के कितनी किस्म के हैं, और इसके बाद जो है वो हम डिमांड ऑफ एसे जो कि हमने पढ़ा था कि हर पेपर के ऊपर गिवन होता है कि एक आउटलाइन बनाइए, 2500 से 3000 वर्ड्स का एक कम्प्रिहेंसिव एसे लिखिए। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्कोर्सेस को यूज़ कीजिए, एक्सपोजिशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन, आर्गुमेंटेशन, और फिर एग्जामिनर बात करता है कि मार्क्स उसी को दिए जाएंगे जिसके ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस और क्लैरिटी जिसके पेपर के अंदर पाई जाएगी। तो हम अब बारी बारी चीज़ों को देखते हैं। अब सबसे पहले जो है वो हम आउटलाइन के मुतालिक थोड़ा सा ब्रीफ सा हम इंट्रोडक्शन इस लेक्चर के अंदर बता देता हूँ मैं, और इसके बाद जो है वो आउटलाइन जो है के ऊपर एक और लेक्चर जो है वो मैं अपलोड करूँगा जिसमें बताऊँगा कि आउटलाइन बनाते किस तरीके से हैं, ये ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले आउटलाइन तो हम देखें एक 2500 से 3000 वर्ड्स का एक 3 घंटे का ऐसे लिखने जा रहे हैं। तो उसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ किस्म
के आर्गुमेंट्स देने हैं और उन आर्गुमेंट्स को जो है वो पैराग्राफ की सूरत में लेकर आना है। तो जब हम 2500 से 3000 वर्ड्स का इतना लंबा ऐसे लिखने जा रहे हैं, तो लाजमी बात है कि पहले नंबर पर हमने कौन सा आर्गुमेंट देना है, दूसरे नंबर पर कौन सा आर्गुमेंट देना है, तीसरे नंबर पर और कौन सा आर्गुमेंट हमने देना है। तो उस उन की तरतीब को बनाने के लिए जो है वो आउटलाइन बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होती है कि पहले ही हम बुलेट फॉर्म में हम चीज़ों को लिख लें और एग्जामिनर को बता दें कि हम इस तरीके से जो है और इस जो है वो सीक्वेंस में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आउटलाइन का बुनियादी तौर पर जो मेन मकसद होता है वो अपने आर्गुमेंट्स को, अपनी थॉट्स को जो है वो ऑर्गेनाइज करना होता है कि हमने चीज़ों को लिखना किस अंदाज से है। हमने हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट को सबसे पहले लेकर आना है और लीस्ट इम्पॉर्टेंट को सबसे आखिर में लेकर जाना है, और अपना आर्गुमेंट और जो हम अपनी ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए देना चाह रहे हैं वो हमने बिल्डअप किस तरीके से करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बुनियादी तौर पर आउटलाइन का पहला मकसद है। तो इसके बाद हम जो आउटलाइन बनाते होते हैं और चीज़ों को जो है वो लिखते होते हैं, उसके लिए पेस्ट एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से चीज़ों को जो है वो बयान करना आसान हो जाता है और एग्जामिनर के लिए भी ये इजी हो जाता है कि वो चीज़ों को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो देख सकेगा। पेस्ट एनालिसिस से मुराद PEST, इसको ये एब्रीविएशन है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्निकल। यानी कि जिस भी चीज़ को आप बयान कर रहे हैं उसको आप पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, सोशल पर्सपेक्टिव में और टेक्निकल पर्सपेक्टिव में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके अंदर सबसे पहले जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहले आएगा और लीस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो सबसे आखिर में आएगा। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आउटलाइन की मदद से आसान हो जाती होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेलिवेंस बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है। तो सबसे पहले रेलिवेंस से मुराद ये है कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो, आपने उसके मुतालिक रेलिवेंट डाटा जो है वो देना है, रेलिवेंट डाटा जो है वो देना है। और ये नहीं कि आपसे पूछा जो है वो आपसे पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में जा रहा हो और आप जो है वो वर्ल्ड की इकॉनमी से जो है वो बात करना स्टार्ट करेंगे और वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ को डिस्कस करते चले जाएंगे। जब से आपसे आपसे स्पेसिफिकली पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक प्रॉब्लम अगर इन्फ्लेशन पूछा गया है तो आपने पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी को या वर्ल्ड इकोनॉमी को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन के मुतलिक जो है वो बात करने की ज़रूरत है। तो आपको रेलिवेंट रहना है, आपको जो सवाल किया गया है उसी के मुतलिक रहना है। इसके अलावा जो है वो आपने कोई चीज़ नहीं करनी। तो इसके लिए ज़रूरी यही होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन आंसर करने से भी पहले सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप क्वेश्चन की डिमांड को समझें कि क्वेश्चन की डिमांड बुनियादी तौर पर क्या है, और यही चीज़ आपको बताएगी कि आप कितना एक रेलिवेंट जो है वो लिख रहे हैं। आप क्वेश्चन की डिमांड को पढ़िए, क्वेश्चन को सबसे पहले डिवाइड कीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो एग्जामिनर पूछ रहा है और उसी के मुतालिक जो है वो आपने रेलिवेंट डाटा जो है वो प्रोवाइड करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लैरिटी, बुनियादी तौर पर क्लैरिटी से क्या मुराद है। क्लैरिटी से मुराद ये है कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसके मुतालिक आपकी थॉट्स कितनी एक क्लियर हैं, कितनी एक वाज़े हैं। और थॉट्स को वाज़े होने के लिए जो है वो सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो एक्सटेंसिव रीडिंग है। जितना ज़्यादा आपने पढ़ा हुआ होगा उतना ज़्यादा प्यूरिफाइड फॉर्म में आप अपनी थॉट्स को, अपनी ओपिनियन को जो है वो पेश कर सकेंगे। इसके बाद जो है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को आप पढ़िए, उनको सुनिए और उसके मुतालिक फिर अपनी एक राय जो है वो कायम करने की कोशिश जो है वो ज़रूर कीजिए। तो जैसा कि नेशनलिज़म है, सेकुलरिज़म है, ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इसके अंदर नेशनलिज्म पर आप राइट विंग को भी सुनिए, लेफ्ट विंग को भी सुनिए,
और देखिए कि नेशनलिज्म के मुतालिक जो है वो फिर आप अपना ओपिनियन बनाइए। सेकुलरिज्म, अब सेकुलरिज्म के मुतालिक हमारे ही मुल्क के अंदर आप देखेंगे कि मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो एक बात करते हैं कि सेकुलरिज्म जो है वो कोई काफिराना निज़ाम है, और सेकुलरिज्म से मुराद ये है कि आप इस मुल्क को जो है वो मतलब काफिर बना देंगे, इस्लाम को इस मुल्क से के लोगों से और इस मुल्क से दूर कर देंगे। तो और फिर आप लेफ्ट विंग को भी सुनिए जो ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म से मुराद कतई तौर पर ये नहीं है कि किसी भी मज़हब को नुकसान पहुंचाना या किसी भी मज़हब के मानने वालों को उनके मज़हब से दूर कर देना, बल्कि सेकुलरिज्म से तो मुराद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हाँ, कि रियासत के मामलात को मज़हब से अलग कर दिया जाए, जिससे फ़ायदा ये होगा कि हर एक शहरी को रियासत उसकी जान और माल की हिफाजत, जो कि रियासत का बुनियादी फ़र्ज़ है, वो किसी भी बाइसनेस के बगैर कर सके, किसी भी मजहबी तासुब के बगैर कर सके। तो इसके मुतालिक जो डिफरेंट मैंने आपको टॉपिक्स पहले भी बताए हैं, वुमेन, इकोनॉमी, एजुकेशन, डेमोक्रेसी, मीडिया, ग्लोबलाइजेशन, इसके मुतालिक आपको एक्सटेंसिव रीडिंग की ज़रूरत है, अपना ओपिनियन क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो अपोजिट स्कूल ऑफ थॉट है उनको भी सुनने की ज़रूरत है, जिससे आपका और बेहतर आपके ख़्यालात जो हैं वो वाज़े होते चले जाएंगे, उनके अंदर क्लैरिटी आती चली जाएगी, और जब आप एस्से को लिखेंगे तब आप वाकई में जो पढ़ने वाला होगा उससे ये लगेगा कि मैंने एक अच्छे जो है स्टूडेंट जिसने एक्सटेंसिव रीडिंग की हुई है उसका एस्से जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस क्या होते हैं बुनियादी तौर पर, जो कि ऐसे हर ऐसे के पेपर में ऊपर जो गाइडलाइंस दी हुई होती हैं उसके अंदर बयान किए गए होते हैं। तो सबसे पहले एक्सपोजिशन है, फिर आर्गुमेंटेशन है, फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन है, इसके बाद नरेशन है। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस जो हैं वो बयान किए गए हैं। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं कि बुनियादी तौर पर ये जो डिस्कोर्सेस हैं ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक्सपोजिशन आ जाता है जी। तो एक्सपोजिशन जो है वो क्या है? एक्सपोजिशन इज यूज्ड to inform the audience of something with relatively neutral language. It is not meant to persuade or evoke emotions. तो एक्सपोजिशन एक ऐसा टाइप ऑफ राइटिंग है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं। हमारा ये कतई तौर पर मकसद नहीं है, यानी कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। हमारा उसमें कतई तौर पर मकसद नहीं है कि उसमें हम अपनी ओपिनियन लोगों को बताएं या आर्ग्यू करें, कि जिससे लोग परसुएड होकर, लोग जिससे मुतासिर होकर हमारी ओपिनियन से इत्तफाक करें या ना करें। तो इसका मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजिशन एक्सपोजिटरी टाइप ऑफ राइटिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगों को इंफॉर्मेशन देना होता है। तो आप जितनी भी न्यूज़ पढ़ते हैं, जितनी भी टाइप ऑफ न्यूज़ आप पढ़ते हैं, ख़बरें पढ़ते हैं, तो उसके अंदर कोई भी ओपिनियन नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो गुज़रे हुए कल में जो भी वाक़यात होते हैं उनके मुतालिक आगाही फ़राहम की जाती है। तो जितनी भी न्यूज़ आप पढ़ते हैं वो एक्सपोजिटरी टाइप ऑफ राइटिंग में होती है। इसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि आर्गुमेंटेशन, आर्गुमेंटेटिव टाइप ऑफ राइटिंग जो है वो क्या होती है? तो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मेंट टू कन्विंस एन ऑडियंस दैट द राइटर और स्पीकर इज करेक्ट यूजिंग एविडेंस, रीजन एंड लॉजिक। तो आर्गुमेंटेशन टाइप ऑफ राइटिंग ऐसी राइटिंग होती है जिसमें जो राइटर या स्पीकर, लिखने वाला या कहने वाला, ऐसे टाइप ऑफ फैक्ट्स, एविडेंस, रीजनिंग या लॉजिक पेश करता है जिससे मकसद ये होता है कि पढ़ने वाला या सुनने वाला आपके ख्यालात से जो है वो मुत्तफिक हो जाए। ठीक है? तो ये आर्गुमेंटेटिव टाइप ऑफ राइटिंग होती है। तो डॉन न्यूज़पेपर यकीनन आप लोग पढ़ रहे होंगे, इंट्रोडक्शन टू सीएसएस में मैं हाउ टू रीड डॉन न्यूज़पेपर का एक लेक्चर मैंने दिया हुआ है, और डॉन न्यूज़पेपर की मैंने अहमियत को भी बताया हुआ है कि क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉन न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जितने भी एडिटोरियल्स आते हैं
तो वो आर्गुमेंटेटिव टाइप ऑफ राइटिंग में लिखे हुए होते हैं कि जिसमें सबसे पहले राइटर अपना किसी के मुतलिक किसी इशू के मुतलिक अपना ओपिनियन बयान करता है, और उस ओपिनियन के बाद जो है वो राइटर ये आपको कहता है कि आपने जो है एविडेंस और फैक्ट्स एंड फिगर्स की मिसालें देकर आपको परसुएट करने की कोशिश करता है कि आप भी उसके ख्यालात से जो है वो मुत्तफिक हो जाएं। तो ये आर्गुमेंटेटिव टाइप ऑफ राइटिंग की जो एग्जांपल्स हैं वो आपको एडिटोरियल्स में जो है वो मिल जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि नरेशन की, कि नरेशन किस टाइप ऑफ राइटिंग को कहते हैं। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेल्स अ स्टोरी ऑफन विद इमोशन एंड एम्पैथी इन्वॉल्व। कि ये टाइप ऑफ राइटिंग ऐसा है कि जिसके अंदर जो है वो किसी भी पास्ट स्टोरी को जो है वो बयान किया गया, और उसके अंदर इमोशंस और फीलिंग ऑफ एम्पैथी जो है वो भी, हमदर्दी के जज्बात भी जो है वो बयान किए गए हैं। तो ये इस किस्म का टाइप ऑफ राइटिंग होता है कि आप कोई स्टोरी टाइप बयान करते हो कि, और उसका मकसद भी यही होता है कि लोगों के जज्बात को उभारना उस चीज़ के लिए कि वो आपसे मुत्तफिक हो जाए। इसके बाद लास्ट में डिस्क्रिप्शन आ जाता है, और डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ राइटिंग अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट रिलाइज ऑन द फाइव सेंसेस टू हेल्प द ऑडियंस विजुलाइज समथिंग। तो ये ऐसा पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसके अंदर 5 मतलब ऐसी आप बात करें या लिखें जिससे जो ऑडियंस हो वो अपनी 5 सेंसेस से जो है वो महसूस कर सके कि वाक़ई में ये चीज़ें जो हैं वो हमारे माशरे के अंदर हो रही हैं। तो ये इस किस्म का टाइप ऑफ राइटिंग होता है, 5 सेंसेस देखने से, सुनने से, महसूस करने से। अब आपके माशरे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिस के लिए हमारे पास कोई वाज़े तौर पर एविडेंस, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो अवेलेबल नहीं होते। लेकिन फिर भी हमारी सेंसेस उनको जो है वो यूज़ कर रही होती हैं, महसूस कर रही होती हैं। तो आप इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे कि वुमेन इश्यूज़ में वैसे तो हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस की जो अ, अ, के फिगर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और मतलब बेशतर जो डोमेस्टिक वायलेंस के वाक़यात होते हैं वो रिपोर्ट नहीं होते हैं। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ जो है वो एक और किस्म की वायलेंस भी होती है जिसमें मारपीट तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी अपनी ज़बान और अपने बोलने और ताने देने से जो है वो आप जो है वो अपने पार्टनर को जो है वो तशद्दुद का शिकार बना रहे होते हैं वो, और उसको जो है वो टॉन्ट करके और मेंटली जो है वो उसको जो है वो नुकसान पहुंचा रहे होते हो। तो इस किस्म की वायलेंस की जो कि आप ताने देकर जो है वो करते हो, इस किस्म की वायलेंस हमारे माशरे में मौजूद तो है, लेकिन उसके मुतल्लिक हमारे पास कोई कंक्रीट एविडेंसेस मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको अपने जो है वो सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं कि वाकई में ये हमारे माशरे के अंदर मौजूद है। तो इस किस्म की चीज़ें जब आप बयान करेंगे तो वो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ राइटिंग होगी। तो आज का जो लेक्चर था वो तो इसी मुतल्लिक था कि एसेस जो हैं वो बुनियादी तौर पर क्या है, एग्जामिनर की डिमांड क्या है, और उसको मैंने थोड़ा बहुत आपके सामने एक्सप्लेन करने की जो है वो जसारत की है। अगर आपका इसके मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और या फिर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।